मैं ऋचा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। खुद को सेक्युलर मानने वाली कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार सांप्रदायिक राजनीति के आरोपों से अब घिर गई है। शिमला में मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले संजौली मस्जिद को लेकर के विवाद चल ही रहा था, लोग उसको लेकर के सड़कों पर उतर गए थे। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई थी, जिसके चलते आज संजौली मस्जिद में सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही नमाज पढ़ी। लेकिन इसी बीच वहीं संजौली के बाद अब कसुम्पट्टी में भी मस्जिद को लेकर विवाद गहरा गया है। कल शाम को कसुम्पट्टी में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विशेष समुदाय के लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने और इसे तोड़ने की मांग की। कसुम्पट्टी के पार्षद का कहना है कि जिस जगह मस्जिद चल रही है वो जमीन घर के लिए ली गई थी, घर के भीतर निर्माण करके इसे अब मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। इससे विशेष समुदाय के लोग जब नमाज पढ़ने आते हैं तो स्थानीय लोगों को यहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद 30 अगस्त को शुरू हुआ था। 30 अगस्त की रात शिमला के मल्याण के इलाके में कुछ लड़के शोर मचा रहे थे। तभी विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें रोका, जिस पर नाराज होकर कुछ लोगों ने विक्रम को पीट दिया। आरोप लगा कि मारपीट करने के बाद वो मस्जिद में जाकर छिप गए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनमें ज्यादातर आरोपी विशेष समुदाय के ही थे, जिनमें एक आरोपी उत्तराखंड का था और बाकी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस घटना के बाद 1 सितंबर से हिंदू संगठनों ने मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन लगातार शुरू कर दिया और सीधे सीधे आरोप लगाया राज्य की कांग्रेस सरकार पर कि उन्होंने एक विशेष समुदाय को खुश रखने के लिए इस मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं रोका। बढ़ते विरोध को लेकर मंत्रियों के बयान भी अब आने लगे हैं, लेकिन सबके सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कहीं भी अवैध निर्माण अगर हो तो उसे नोटिस चला जाता है, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि इमारत अगर अवैध है तो कानून अपना काम जरूर करेगा, जबकि खुद चीफ मिनिस्टर सुक्खू सभी धर्म के लोगों का सम्मान करने की दुहाई दे रहे हैं। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इबादत के स्थान के साथ कुछ मस्जिदें अब आतंक का स्थान भी बनती जा रही हैं। कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई धर्म स्थल हो, उसकी परमिशन जो है बनाने के पूर्व जो है वो एसडीएम से या डीसी से लेनी पड़ती है। उसके लिए नहीं ली गई। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है जब आम आदमी का कट रहा है। तो अभी संजौली में हाल ही में एक और धारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद के ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवाकर जो भी फैसला म्युनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। सभी धर्मों का सम्मान है, कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। मंत्री ने कहा वो सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है। ये साबित करता है कि देश में 1947 के बंटवारे के बाद 3000 मस्जिदों के बदले 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए अवैध तरीके से। इबादत का स्थान के साथ साथ कुछ मस्जिदें आतंक के भी स्थान बनते जा रहे हैं। इससे पहले सदन के अंदर खुद सुक्खू के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये मुद्दा उठाया था और सुक्खू सरकार को असमंजस में डाल दिया था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस पूरे मामले के कसूरवार हैं। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये एक ज्यादा बड़ी साजिश है पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने की। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं।
क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूँ कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या हिमाचल में सच में कोई सांप्रदायिक साजिश रची जा रही है? क्या डेमोग्राफी को बदलने की कोई साजिश है, और अगर हाँ तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अपने मंत्रियों की बात मानेंगे सीएम सुक्खू, क्योंकि उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि ये पूरी जो मस्जिद है इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, और क्या अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगी सुक्खू सरकार? क्या तुष्टीकरण के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राजेश जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल मेरा नरेश चौहान जी से, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। नरेश जी, ये बताइए, आपके मंत्री कह रहे हैं कि मस्जिदों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये अवैध रूप से बनाई गई हैं, अब आप क्या करेंगे? देखिए, सवाल ये है कि ये मामला, जैसे आपने अभी जिक्र किया, खुद पूरी स्टोरी आपने बताई कि मामला कहाँ से शुरू हुआ है। एक लड़ाई झगड़े की वजह से ये सारा बात आगे बढ़ी, और उसको ठीक आप समझते हैं कि फिर कुछ लोग उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हर जगह ये चीज़ होती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही हिमाचल के संदर्भ में, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये मामला कोई मस्जिद से या किसी अन्य स्थल से जुड़ा नहीं था, लेकिन घटनाक्रम ऐसा बन गया कि अपनी अपनी भावना लोगों ने मीडिया के सामने रखी। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों से ज़रूर आते हैं लोग। अब ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी पूरी जानकारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास होनी चाहिए, चाहे वो दूसरे राज्यों से आते हैं या नेपाल के लोग इंडिया में बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं। हिमाचल में बहुत सारे लोग नेपाल से काम करने, सेब के बगीचों में, और कश्मीर के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से छोटे शहरों में भी ये समस्या हो गई है। तो ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूरी सरकार की जिम्मेवारी के साथ कह रही है कि इसका पूरा डाटा तैयार होना चाहिए कि जो भी लोग काम की तलाश में शिमला या हिमाचल में आता है, उनका पूरा हमको जो है विवरण अपने पास रखना चाहिए। वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका वहाँ पिछले जहाँ से आए हैं वहाँ उनका पुलिस रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पर नरेश जी, जहाँ जो तक बहस सवाल का मस्जिद मुख्य हिस्सा है वो तो ये है ही नहीं कि लोग बाहर से आ रहे हैं कि नहीं, वो तो अलग बात है। मुख्य बिंदु ये है जो लोग मांग कर रहे हैं कि शिमला के अंदर जहां 2.5 मंजिल से ज्यादा कोई भी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है, वहां पर 4 मंजिल की मस्जिद आखिर बन कैसे गई? ये तो अवैध है ना। मस्जिद पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तो अवैध तरीके से हुआ है, ये तो आपके मंत्री भी मान रहे हैं। उसमें आपने देखा कि 2010 के बाद लगातार सरकारें बदलती रही, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने किस पीरियड में किया, और उसके बाद इसका जो सब जुडिस है मामला, जो कमिश्नर कोर्ट के पास ये मामला चल रहा है। अब हमको सबको इंतज़ार करना कि उस कोर्ट का फैसला क्या आता है। मामला ऑलरेडी कमिश्नर के पास है, उनके पास ये पावर है कि उसका वो फैसला करेंगे, उसके बाद ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर ये कितना एरिया जो है बिना परमिशंस के कंस्ट्रक्शन किया गया, आपकी बात सही है कि शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू इसमें नक्शे पास होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हो पाए, ये जांच का विषय है। इस पे जांच तेज़ी से हो रही है, और ये और भी ऐसे हो सकते हैं मामले, लेकिन जब मामला ये उठा है तो ये सीधा मस्जिद पे पहुंच गया। तो ये तो मैं ये समझना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं बाकी लोगों को चर्चा में लेके आऊं, मैं एक चीज समझ लेना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से अवैध तरीके से निर्माण तो हुआ है ना, अवैध निर्माण का ही मुख्य मुद्दा है, और जो लोकल्स कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह अवैध तरीके से बनाई गई है मस्जिद। उस पे तो कानून के तरीके से कार्रवाई होगी, और जो चैनल है गुरु प्रकाश पासवान, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, तो इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है? अब पीडब्ल्यूडी मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कोई भी इमारत अगर अवैध है उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे भी ये मामला
नगर निगम आयुक्त की अदालत में लंबित है, अब कल ही सुनवाई होने वाली है, तो लोगों को सड़कों पे क्यों लाया जा रहा है? नहीं, देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधानसभा के पटल पे कुछ बोल रहा होता है तो वो वेरीफाइड बात बोलता है। अभी कांग्रेस के क्षमा चाहता हूं, जो मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री के, नरेश जी, वो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके मंत्री विधानसभा के पटल पे ये कह रहे हैं कि लगभग 6000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो अवैध निर्माण है, ये बीजेपी कह रही है ऐसा तो नहीं है, ये विशेष समुदाय कह रहा है ऐसा तो नहीं है। आपके सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, जिनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, उन्होंने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि ये 6000 स्क्वायर फीट का इलीगल कंस्ट्रक्शन है। पहली बात। दूसरा, पद्मजा, बड़ी विचित्र स्थिति है, ये पहली बार कांग्रेस पार्टी में एक असहमति का वातावरण बन रहा है। मंत्री कुछ कह रहे हैं, पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक शब्द होता है पद्मजा, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर ऐसा हो जाता है कि ना तो उगलते बनता है ना निगलते बनता है। कांग्रेस पार्टी का रोमांस रहा है मुस्लिम अपीजमेंट के साथ। कल ही कर्नाटक में एसडीपीआई के कहने पे उन्होंने एक शिक्षक को शिक्षक दिवस पे अपमानित किया। क्यों किया? तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कांग्रेस के पूर्व में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो यहां कांग्रेस पार्टी अपने ही फैलाए हुए रायता में फंस चुकी है, अपने ही बनाए हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के द्वारा फंस चुकी है। कोई नेता कुछ बोल रहा है, देयर इज नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है पद्मजा, मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें जा नहीं सकती हैं। अब वो क्षेत्र नो गो जोन हो गया है। हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर हमारे मन में चिंता बनी रहती है, छेड़खानी होती है, हिंसा होती है। अरे हिमाचल प्रदेश में 1960 से ही आया, सरकारें किसकी भी रही हो, अभी किसकी सरकार है? जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही आपकी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के छवि से निकल नहीं पा रही है, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी के लिए एक विचित्र स्थिति बन गई है। और विचित्र स्थिति में जवाब तो देना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति से ऐसा रायता फैल गया है कि खुद के मंत्री अब बागी सुर ले रहे हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है देवभूमि की कि खुद के मंत्रियों को कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान आके इस मामले में। जहां नहीं, सवाल ये है कि किस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं। हमारा नज़रिया बड़ा साफ है। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारे लिए कोई भी आदमी आएगा उसकी सुरक्षा करना किसी भी धर्म और किसी भी जाति का होगा, हमारा ये धर्म है, ये सरकार का धर्म है, हम उस धर्म को निभाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी जाति धर्म की नहीं है। जहां तक सवाल है कि अनिरुद्ध जी ने क्या बोला, मैं एक बार पढ़ करके आपको सुना देती हूँ। बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के बस जाते हैं, लव जिहाद करते हैं। तो वो सिर्फ इतना मुद्दा नहीं है कि बाहर के लोग आ रहे हैं। हाँ, भारत में कहीं भी किसी भी धर्म के लोग, जाति के लोग आकर कहीं भी बस सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर के मुसलमान आकर के देवभूमि में बसाए जा रहे हैं। ये देखिए, बात समझने की है। हमें 1.5 साल का समय हुआ अभी सरकार में आए, ठीक है? इससे पहले भी सरकारें रही है। ठीक है, ये कनेक्शन ठीक कर लेता है नरेश जी का। लगता है बार बार उनकी आवाज टूट रही है। ठीक है, मैं ठीक कराती हूँ, पर इसका जवाब दीजिए पहले गुरु प्रकाश, इससे पहले कि मैं बाकी राम कृपाल जी के पास जाऊं, राजेश जोशी के पास। ये बात तो सच है, 2 साल पहले तक आपको नहीं दिख रहा था कि शिमला में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। सरकार आपकी थी। और ये मामला कब शुरू हुआ? 2007 में इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। 2010 में लोग अदालत गए। 2010 में अदालत में मामला जाने के बावजूद ये अतिक्रमण चलता रहा, मस्जिद बढ़ती रही और जितने माले हैं उसके बनते रहे। अब नतीजा क्या? 4 माले की मस्जिद वहां खड़ी हो गई है। आपकी सरकार के नाक के नीचे भी ये काम चला। क्यों? पद्मजा, मैं आपके शो पे बड़ी जिम्मेवारी से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। अगर हमारे से गलती हुई तो ये गलती कांग्रेस पार्टी भी करेगी क्या? मैं आपकी शो पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि गलती हुई, अनदेखी हो गई, इग्नोरेंस हो गया, लेकिन क्या 2 wrongs मेक फॉर अ राइट? 2 गलतियों से एक सही हो जाती है क्या? ऐसे नहीं होता है पद्मजा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार जिसकी होती है जिम्मेवारी उसकी होती है। यहां पे क्लियर कट केस है वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल एंड जोनिंग लॉस का। एक तरफ तो जो कांग्रेस के युवराज हैं वो संविधान 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 करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में संविधान का रूल ऑफ लॉ कोई मतलब नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ कोई मतलब नहीं है, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी कोई मतलब नहीं है।
हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोई मतलब नहीं है। पद्मजा, जैसे मैंने कहा आपको, ये मौलिक विषय क्या है? ये मौलिक विषय है कांग्रेस पार्टी का जो रोमांस है मुस्लिम अपीजमेंट के साथ, ये मुस्लिम अपीजमेंट के रायते में जो इन्होंने फैलाया है 1947 से लेकर के आज तक, आज उसके केंद्र बिंदु में आ गए हैं और कोई जवाब देने के लिए नहीं है। अगर कोई सरकार के पास ऐसी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है पद्मजा, तो उसको क्या कहते हैं? ये सरकार निकम्मी हो जाती है, ये सरकार कर्महीन हो जाती है। आज वहां पे लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होता है, हिंसा तक की स्थिति होती है। तो शुद्ध रूप से आज कांग्रेस पार्टी को पुनर्विचार करना होगा। कांग्रेस पार्टी हैज टू रीथिंक ऑन इट्स स्ट्रेटजी ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट। आपने जो देश में फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर खड़ा कर दिया है, वो समाज के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के हित में नहीं है। जवाब देना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी। कोई जिन्न है जो कि बोतल से बाहर आ चुका है? नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री को बहुत अजीब स्थिति में डाल दिया है इसने। नहीं, कोई अजीब स्थिति नहीं है। हमारा जो सरकार में लोग बैठे हैं, जैसे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, इनको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इससे पहले इनकी 5 साल सरकार रही, उन्होंने क्या किया। हम इसको कह रहे हैं कि यह ऑलरेडी सब जुडिस मामला है, कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर फैसला होगा। सरकार की पहली जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को ठीक रखना, यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से। आज जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा कि धर्मनिरपेक्षता बना के रखनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने सीधे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि अगर कुछ अवैध है आप तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह से ये लोग देखते हैं, जिस चश्मे से ये देखते हैं, हम कांग्रेस पार्टी हिमाचल की इस घटना को उस चश्मे से नहीं देखती है। हमारे लिए ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। रामकृपाल जी, क्या राजनीतिक चश्मा बीजेपी लगा करके बैठी है? और क्या ये संयोग है कि पहले कि कुछ ही दिनों में पहले एक मस्जिद को लेकर के प्रदर्शन होता है, अब कसुम पट्टी में भी प्रदर्शन शुरू हो गया? क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? रामकृपाल जी, ठीक है, लोगों की रामकृपाल जी आप समझते हैं, रामकृपाल जी जी, ये मौका मिलता है 15 जी, निश्चित तौर पर इस वक्त सत्ता में हमारी ये कहीं न कहीं से दोनों पक्षों, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किसके वो लगातार बोल रहे हैं। बोलिए आप रामकृपाल जी, बोलिए। हाँ, ये बात देखने वाली है। मैं केवल पद्मजा ये कह रहा हूँ कि जो ये मामला आया है, इसको भी मैंने काफी कि 5 साल समझने की कोशिश की है। ये मुद्दा नहीं था, इस नजरिए से नहीं था। कंस्ट्रक्शन हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसकी हियरिंग कर रहा है, कोई फैसला होने वाला है। ठीक है रामकृपाल, बाद अगली कार्रवाई, चाहे इलीगल मस्जिद हो, इलीगल किसी का घर हो, किसी का होटल हो, किसी का कुछ भी हो, कानून के दायरे में आना चाहिए। ठीक है, कानून की अभी हम बात करेंगे। रामकृपाल जी, कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी होगी। देखिए पद्मजा जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर पूरे मामले को देखिए तो देखिए कैसे खेल होता है। रिश्वत का न कोई रंग होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, और रिश्वत दे करके कैसे अवैध चीजें फलती फूलती हैं। अगर यही मस्जिद नहीं होती, हर शहरों में पता नहीं कितने अवैध निर्माण इस तरह से किए गए हैं। ये बीजेपी की भी सरकार रही, क्योंकि ये बहुत लंबा मामला है। पहले एक छोटी सी जगह थी, कहा जा रहा है कि वो घर बनाने के लिए जगह ली गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अगर जैसा आप कह रही हैं कि 4 स्टोरी बन जाती है, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, जब तक चुनाव या वोट या समाज में जब तक तुष्टीकरण चरम सीमा पर नहीं होता, तब तक किसी भी पार्टी को ये सब चीजें कभी दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पैसा दीजिए, अवैध निर्माण कीजिए। अब ये जो चीजें हैं, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि चलिए हमसे गलती हो गई, तो आपसे कैसे गलती हो रही है। आज चूंकि ये मामला इस तरह फंसा हुआ है कि वहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, और जिस कांग्रेस की सरकार को माना जा रहा है और वाकई है कि वो एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है माइनॉरिटीज के साथ, और ये कोई मतलब कोई छिपी हुई चीज नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब वहां पर जब उनके मंत्री ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हिमाचल में घुसपैठिए आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, और उनके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसका मतलब जब सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाए, तब आप बिल्कुल कांग्रेस की उस नीति से अलग हट करके तुष्टीकरण, क्योंकि वहां की जो लोकल जनता है वो देख रही है, जिस हिमाचल में 1.5 स्टोरी 2.5 स्टोरी आप नहीं बना सकते, वहां पे 4 स्टोरी की बिल्डिंग आप बन गई है। तो ये मैं ये कहता हूं कि इसमें देखिए, सत्ता के लोग, व्यवस्था के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग,
ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और पूरी जगह पे होता है। लेकिन अब चूंकि वही बात आ रही, जिस तरह से माहौल देश में बना हुआ है, आने वाले समय में चुनाव है, तो कहीं भी ये स्थितियां हर जगह पे अब धीरे धीरे उभर रही हैं उसकी तरफ। और ये इसका एक प्रमाण है। अभी चूंकि मामला सब जुडिस है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जो इस इमारत है ये अपने आप में जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह से इस देश में चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर ब्यूरोक्रेसी नीचे अगर उसको आप घूस देते रहिए, तो ये मामला भ्रष्टाचार का है या ये सांप्रदायिक राजनीति का है? क्योंकि यहाँ पर नरेश जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें आप धर्म को बीच में मत लेके आइए, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा है ही नहीं, ये थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जहां किसी अफसर ने 10-5 रुपए लेकर के इस मस्जिद को खड़ा होने दिया, तो इसको सांप्रदायिक रंग क्यों दिया जा रहा है? रामकृपाल जी। सवाल इस बात का है पद्मजा जी, देखिए आज जो लोग बड़ी बातें करते हैं समाज की तैसी, मेरा यही कहना है, सिर्फ ये नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, जानता हूं कितनी चीजें, बहुत पॉश लोकेलिटीज में ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी की गई हैं जो अपने आप व्यवस्था को चिढ़ाती हैं कि देखो मैं एक अवैध हूं, अवैध संतान हूं इस व्यवस्था की, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, अब अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल तो पुराना पापी था, पल भर को नमाजी बन न सका। ये मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, सारे लोगों के लिए कह रहा हूं। तो ये जो अब चूंकि समाज में स्थितियां इतना बंटवारा, जो पहले बिल्कुल फास्ट लाइन बहुत पतली सी थी, सब चलता था, अब वो चौड़ी होती जा रही। राजेश जी, तो राजेश जी, और यही बात है कि मस्जिद को कहते हैं कि सिर्फ एक ट्रिगर है। वो जनता भी उठा बहुत वक्त से लोगों के मन में ये गुस्सा उबल रहा था, फिर कुछ लोगों के बीच में मारपीट हुई और फिर लोगों ने कहा कि बस अब और नहीं, अब भले से ही वो कसुमटी की मस्जिद हो या कहीं और की, अब हर जगह जो है विरोध के स्वर उठने लगे हैं। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है, जैसे कि गुरु प्रकाश कह रहे हैं? निश्चित तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति देखिए ये और ये देखिए, मुझे लगता है कि ये मुझे आपने सवाल मुझसे पूछा गया है, शायद मैं अगर सही समझा हूं तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अगर बाकी लोग थोड़ा वक्त दें तो। बोलिए राजेश जी। तो मसला ये है कि ये जो शिमला में हो रहा है, ये तो न तो तुष्टीकरण का मसला है, न ही अवैध निर्माण का मसला है। ये मसला दरअसल सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, पिछले 10, 15, 20 साल में जिस तरह की राजनीति है उसका एक प्रतिफलन है। तमाम जगहों पे, जिस राज्य में इस वक्त में उत्तराखंड में अवैध निर्माण तमाम है, वहां पे मंदिर अवैध बनाए गए हैं। सड़क के किनारे आपने एक मूर्ति रखी, उसमें मंदिर बन गए, उसमें 2 जोगी रहने लगे, किसी की नजर नहीं जाती, किसी को तुष्टीकरण उसमें नहीं दिखता है, कोई वो मुद्दा नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस खेल खेल रही है वो बड़ा मजेदार है। कांग्रेस जो है 2 नावों में सवार है। एक तरफ तो जो अनिरुद्ध सिंह हैं, वो कहते हैं वहां जब मस्जिद के सामने प्रदर्शन करने वाले लोग जाते हैं, उनके सामने कहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हमारे लिए सब बराबर हैं। उसी में जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वही नारे लगते हैं, हिंदू नेता कैसा हो, अनिरुद्ध भाई जैसा हो। यानी ये तलवार की धार पर चल रहे हैं और ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये तय कर चुकी है, ये मान चुकी है कि वो सेक्युलर आइडियोलॉजी उसकी भले ही हो या वो कहती हो, लेकिन वो हिंदुत्व का खेल खेल के ही। तो आप कह रहे हैं ये जानबूझ के किया जा रहा है, जिसको इंग्लिश में गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं, कि एक हिंदुत्ववादी नेता हो जाएगा, दूसरा सेक्युलरवादी हो जाएगा। आप भाषण सुनिए ना, उनका भाषण सुनिए, जब वो कहते हैं, उन्होंने किसी नेपाली का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी दूसरे राज्य से आने वाले का नाम नहीं लिया, उन्होंने रोहिंग्या का नाम लिया। उन्होंने कहा कि तहबाजारी जो अपने 500 रुपए के लिए आप करते हैं उनको हटाइए। और ये दरअसल क्या कहा उन्होंने कि हमारा कर्तव्य तो है ही, हमारा धर्म अपने लोगों के लिए ही, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं वो। मतलब क्या है, एक तरफ आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, ये कांग्रेस अपने जाल में फंसी हुई है। बेसिकली पिच तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की, उसमें खेलना पड़ता है कांग्रेस को। ये कांग्रेस की मजबूरी, बड़ा मजाक और बड़ा विद्रूप हो गया है यहाँ पे। कांग्रेस को अगर स्टैंड लेना है तो राशिद अलवी ने कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अब अंतर का आ गया। राशिद अलवी कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अब कोई फर्क ही नहीं रह गया है, क्योंकि एजेंडा तय कर रहा है आरएसएस, बीजेपी खेल उसमें खेल रही है।
कांग्रेस। ये अच्छा, सामने तो आप कह रहे हैं कि एजेंडा ये यहाँ पर पिच सेट की बीजेपी आरएसएस ने और कांग्रेस जाकर के फंस गई। पूरे बताइए, देश में बताइए नरेश जी, आपको मजबूर होना पड़ा और ये हालत हो गई है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके मंत्री का भाषण डाल करके पूछ रहे हैं कि हिमाचल में मोहब्बत की दुकान का क्या हुआ। ये है मोहब्बत की दुकान जहां अनिरुद्ध सिंह मस्जिद के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये ओवैसी जी ने कहा। नरेश जी, हम इस बात को या इस घटना को या ऐसी सारी घटनाएं जो शिमला में हुई है, हम इसको इस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखते और ना ही है। कुछ लोग कोशिश करते हैं, आप समझते हैं वो विचारधारा के लोग हैं, वो इस तरह की परिस्थितियों में ज़रूर सामने आते हैं और इसको रंग देने की कोशिश भी करते हैं। हम सरकार में हैं, हमारे टाइम में इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जिम्मेवारी के साथ इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसमें जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस के मामले हैं उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के दायरे में वो कार्रवाई होगी। हम क्योंकि नरेश जी, मैं आपको पढ़ करके सुना दूं जिनको पता नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसको निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूं, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़कर आती है। जब सांप्रदायिकता को खुलकर सामने आने में लज्जा आती है तो वो कांग्रेस का शॉल ओढ़ करके आती है, ओवैसी जी कह रहे हैं। मेरी आपसे एक अर्ज है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ इसी स्पेसिफिक अपनी स्टेट की घटना के बारे में। राष्ट्रीय स्तर पे इसको लोग अलग अलग तरह से रंग देंगे और बात करते करते डिबेट में इसको बांग्लादेश तक पहुंचा देते हैं, पिछली घटनाओं से जोड़ देते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने पहुंचाया बांग्लादेश तक। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान का जिक्र तो अनिरुद्ध सिंह ने सदन के अंदर किया। बात करने का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। मैं खुद एक बहुत मजबूत हिंदू हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि हिंदू होने का क्या प्रमाण है। वही बात हमारे पे लागू होती है कि हम इस नज़रिए से इस सारी घटना को बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें राजनीतिक लोग भी कूद गए हैं, उनके विचारधारा भी कूद गई है और नेशनल डिबेट चैनल पे ये आ गया है, मामला कहीं से कहीं पहुंच रहा है। तो ये अलग इसका एक दृष्टिकोण है। ठीक है, अलग दृष्टिकोण दिया जा रहा है। चलिए गुरु प्रकाश, आपने फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। बांग्लादेशियों का जिक्र, रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र और लव जिहाद का जिक्र किसी भाजपा के नेता ने नहीं किया सदन के अंदर, खुद आपके मंत्री ने किया और उनके बगल में विक्रमादित्य सिंह बैठे हुए थे और वो बोलते रहे। तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? क्या उन्हें मिसलीड किया गया है? देखिए, या फिर आपको लगता है कि वो भाजपा की पिच में आकर के फंस रहे हैं? नहीं, देखिए पद्मजा, देखिए वो क्या था, लेकिन ये जरूर है जो उन्होंने मुद्दे उठाए होंगे, वो सारी बातें जो है इंक्वायरी का विषय, इस पे जांच होनी चाहिए कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें कौन सी चीजें सही है, क्या ये शिमला के संदर्भ में कोई बात बैठती है सही या नहीं बैठती है। ये सारे विषय पारदर्शिता के लिए कह रहे थे गुरु प्रकाश, पारदर्शिता के लिए कह रहे थे, सब चीज की इंक्वायरी हो जाएगी, सब चीज की इंक्वायरी हो जाएगी। ठीक है गुरु प्रकाश, लोग शिमला में या हिमाचल में हैं या नहीं है, ये बात सरकार पूरी जांच के बाद इसको ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकती है। ठीक है, आप इस बात की भी जांच करा लेंगे कि बाहर के कोई लोग हैं कि नहीं है, इस बात की भी जांच करा लेंगे कि अवैध निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, और कल कोर्ट में तो सुनवाई है ही। गुरु प्रकाश नहीं पद्मजा, देखिए ऐसा है कि आज पूरा देश हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि हम 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे, अपना पेंशन नहीं लेंगे। आज भी हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से अधिक नागरिकों को वेतन नहीं मिला है। 1 लाख से अधिक जो ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको पेंशन तक नहीं मिला है। वृद्ध पेंशन जो लोग उसमें पूर्णता आधारित होते हैं, दवाई के लिए, भोजन के लिए, रोजमर्रा के लिए, उनको वो भी प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है पद्मजा, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। कांग्रेस पार्टी ना तो गवर्नेंस कर पा रही है, ना तो शासन प्रशासन का काम ठीक से कर पा रही है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। आपकी मंशा की स्पष्टता है ही नहीं, आप आखिरकार करना क्या चाहते हैं। राशिद अलवी, जैसा कि अभी कहा गया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की नीतियों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस है कि भारतीय जनता पार्टी है। भाई असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया MIM के जो हमारे नेता हैं, कहते हैं मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है।
तो कांग्रेस पार्टी खुद ही परेशान है कि भाई हम जवाब किसको दें। हम राशिद अलवी जी को जवाब दें, हम ओवैसी जी को जवाब दें, हम अनिरुद्ध सिंह जी को जवाब दें, या हम हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को जवाब दें, हम मैलाना एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को संभालें। तो यही होता है पद्मजा, जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जब आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको पद्मजा, आपके शो पे मैं अपील करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी को अपने पॉलिसीज को डिफाइन करना चाहिए। आप आज परिभाषित करिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की परिभाषा क्या होती है, आपका गवर्नेंस का विजन क्या है। आज हिमाचल प्रदेश के नागरिक आपके वजह से वहां इतने दुख में है, इतने पीड़ा में है। लाइवलीहुड का चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज है, भोजन का चैलेंज है, वेतन का चैलेंज है, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन की दिक्कत है। वहां पे रोगी कल्याण समिति, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बंद है पद्मजा, हॉस्पिटल बंद है, एसेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोग आज परेशान हैं, हमारी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा आपको। बात करें बिना फैक्ट्स के साथ, बिना फैक्ट्स के साथ मैं आपको बता दूं, आप सुन लें। अरे थोड़ा सा सुनने दें, इनको कहें कि आप जरा मेरी बात मंत्री ने कहा है तो थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कि हिमाचल के बारे में और थोड़ी गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी। ये आप भी रुकेंगे नहीं, मुझे पता है, बोलिए। लेकिन आप थोड़ा सा सुन लें एक मिनट मुझे। हिमाचल प्रदेश के बारे में, गवर्नेंस के बारे में जो गलतफहमियां उन्होंने पाली हुई है, ये क्या मॉडल है? भारत सरकार का मॉडल है विपक्षी दलों को कमजोर करना, सरकारों को तोड़ना। ये लोकतंत्र है। इस बात के लिए की बात करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको सिर्फ भाजपा से ही नहीं सुननी पड़ रही है, आपके खुद के नेता राशिद अलवी भी कह रहे हैं कि अगर अब आप मस्जिद गिराने की बात करने लगेंगे तो भाजपा और कांग्रेस का फर्क क्या है। राजेश जोशी भी यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप भाजपा की पिच पर जाकर के खेलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। बातें करना, सिर्फ अपनी बात को रखना और विचार केवल हिंदू और मुसलमान पे ला के देश को आगे चलाने की बात करना। कौन हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है? राजेश जोशी, क्या दो कश्तियों पे सवारी की कोशिश है? आपको लगता है अभी भी दो कश्तियों पे सवारी की कोशिश है? पता है हमें अपने देश को कैसे चलाना है। यहाँ कोई आर्थिक संकट नहीं है, कोई किसी प्रकार का। हम इसको मैनेज कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए फैसले ले रहे हैं, जो भाजपा की सरकारों ने नहीं किया। लोन लेने के मॉडल्स के आगे इस प्रदेश को चलाया जा रहा है तो भाजपा के लोगों ने। ठीक है, अब राजेश जी को बोलने लाके खड़ा कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए फैसले ले रहे हैं। कोई आर्थिक संकट नहीं है। तो ये गलत प्रोपोगंडा करना, ठीक है नरेश जी, आपने बात अपनी रखी, राजेश जोशी करना मैं समझता हूं। अच्छा देखिए, मैं नरेश जी, ठीक है, शुक्रिया। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आती है तो राजनीति के खिलाड़ी कांग्रेस के लोग भी हैं। जो राजनीति अनिरुद्ध कर रहे हैं आज, जो हिंदुत्व के पक्ष में बोलते हुए दिख रहे हैं, वो और तालियां वो हिंदुत्ववादियों की बटोर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इसको समझ लीजिए। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, तमाम तरह का हिंदुत्व करने के बाद, तमाम तरह का अयोध्या और राम मंदिर करने के बाद। अब ये अचानक जब इलेक्शन हो रहा है तो कहीं लिंचिंग हो रही है, कहीं मुसलमान की दाढ़ी होने, महाराष्ट्र में ट्रेन में उसको पीटा जा रहा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है हिंदुत्व का, फिर भी राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस बारीक राजनीति खेल रही है। हालांकि पिच जो है बीजेपी खोदती है और उसमें खेलना पड़ता है भारतीय कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस समझ गई है। अब कांग्रेस से बहुत बारीक तरीके से हिंदुत्व की बात करके और तालियां बटोर रहे हैं। ठीक है, राजनीति एक तरफ है, पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर किसी भी तरीके का अवैध निर्माण हुआ है, अगर वहां से माहौल खराब हो रहा है और खुद मंत्री इसके चलते खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।